जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली की हवा, आपके घर का पानी और आपके बच्चे का भविष्य, तीनों को एक साथ चुपचाप खत्म किया जा रहा है और यह सब कानून के भीतर हो रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह कहानी किसी दुश्मन देश की नहीं है, यह कहानी है भारत की। और जिस चीज को मिटाया जा रहा है उसका नाम है अरावली। अरावली कोई पहाड़ नहीं है, अरावली एक दीवार है जो रेगिस्तान को रोकती है, गर्मी को रोकती है। अगर इस देश में कभी भविष्य अदालत में खड़ा होकर हमसे सवाल करेगा तो वह किसी नेता का नाम नहीं लेगा, वह किसी पार्टी का झंडा नहीं दिखाएगा, वह बस एक नक्शा सामने रखेगा और उस नक्शे में एक लंबी टूटी फूटी रेखा होगी। उस रेखा का नाम होगा अरावली। और भविष्य हमसे पूछेगा, जब यह रेखा मिटाई जा रही थी तब तुम क्या कर रहे थे? अरावली पर्वतमाला कोई साधारण पहाड़ी श्रृंखला नहीं है, यह दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। इतनी पुरानी कि जब हिमालय बना भी नहीं था तब अरावली मौजूद थी। यह पहाड़ सिर्फ भूगोल नहीं है, यह समय का दस्तावेज है। इसने सभ्यताएं देखी हैं, राज बदले हैं, मौसम बदले हैं, लेकिन शायद इसने ऐसा दौर पहले कभी नहीं देखा जब इसे हथियार से नहीं, फाइल से खत्म किया जा रहा हो। अरावली को मारने के लिए सरकार को टैंक या तोप की जरूरत नहीं पड़ी, इसके लिए जरूरत पड़ी एक नोटिफिकेशन की, परिभाषा की और कानूनी भाषा की। सरकार ने यह कहना शुरू किया कि कुछ इलाके अरावली नहीं है, कुछ पहाड़ पहाड़ नहीं है, कुछ जंगल जंगल नहीं है। और जैसे ही यह कहा गया वैसे ही रास्ता साफ हो गया खनन का, निर्माण का और उस विकास का जो सिर्फ आंकड़ों में अच्छा दिखता है। यहां समझने वाली बात यह है कि सरकार कभी यह नहीं कहती कि हम अरावली खत्म कर रहे हैं। सरकार सिर्फ यह कहती है कि हम विकास कर रहे हैं। और भारत में विकास इतना पवित्र शब्द बना दिया गया है कि उसके सामने हर सवाल देशद्रोह लगता है। अगर आप पूछें कि पहाड़ क्यों कट रहा है तो कहा जाता है रोजगार मिलेगा। अगर आप पूछ रहे हैं जंगल क्यों कट रहा है तो कहा जाता है निवेश आएगा। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि जब पानी खत्म होगा, जब हवा जहरीली होगी, तब कौन सा निवेश हमें बचाएगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, अलवर, इन इलाकों में अगर आप जाएं तो आपको अरावली हर जगह दिखेगी। चट्टाने, पहाड़, पेड़, ढलान सब कुछ मौजूद है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में यह सब गायब है। वहां लिखा है गैर वन भूमि, बंजर जमीन, विकास योग्य क्षेत्र। यह वही क्षण है जब अरावली मारी जाती है, पहले कागज पर फिर जमीन पर। यह कोई संजोग नहीं है, जहां बड़े प्रोजेक्ट आने वाले होते हैं वहां अरावली अचानक नक्शे से गायब हो जाती है। जहां बिल्डर की नजर होती है वहां पहाड़ को फ्लैट कर दिया जाता है, कभी मशीन से और फिर कभी कानून से। और फिर कहा जाता है कि सब कुछ नियमों के तहत हुआ है, लेकिन सवाल यह कि नियम किसने बदले। यह पूरी प्रक्रिया लोकतंत्र के उस हिस्से को खत्म करती है जहां भविष्य की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां ना तो इन फैसलों में शामिल थी और ना उनसे पूछा गया कि वे क्या चाहती हैं। उनके हिस्से की हवा, पानी और जमीन आज बेच दी जा रही है और इसे विकास कहा जा रहा है। स्थानीय लोगों की भूमिका इस पूरी कहानी में सिर्फ औपचारिक बनकर रह गई है। जन सुनवाई होती है, लेकिन सवाल सुनने के लिए नहीं, प्रक्रिया पूरी करने के लिए। लोग कहते हैं कि हमारे कुएं सूख रहे हैं, हमारी खेती खत्म हो रही है। जवाब मिलता है यह अस्थायी समस्या है, विकास के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन विकास आता है, पानी नहीं आता। खनन अरावली को अंदर से खोखला कर रहा है। बाहर से पहाड़ दिखता है लेकिन भीतर से वह मर चुका होता है। यह वैसा ही है जैसा किसी शरीर को जीवित दिखाने के लिए मेकअप कर दिया जाए, लेकिन अंदर उसके अंग निकाल लिए गए हों। और इस मौत पर कोई शोक भी नहीं मनाया जाता, क्योंकि इसे आर्थिक गतिविधि कहा जाता है। यहाँ मीडिया की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि यह कोई एक दिन की घटना नहीं है, यह धीमे धीमे होने वाली मौत है। और धीमी मौतें टीआरपी नहीं लाती, इसलिए स्टूडियो में शोर नहीं होता, लेकिन जमीन पर पहाड़ कटता रहता है। अरावली को खत्म करने की कहानी दरअसल लोकतंत्र के कमजोर होने की कहानी है। यह उस समाज की कहानी है जिसने विकास के नाम पर अपने भविष्य से समझौता कर लिया है। और यह कहानी यही खत्म नहीं होती। असली डरावनी तस्वीर तो तब सामने आती है जब हम इसके परिणामों को देखते हैं। अरावली के विनाश की बहस अक्सर एक तकनीकी बहस बना दी जाती है। नक्शे, नोटिफिकेशन, नियम, उपनियम, सब कुछ इतना जटिल कि आम आदमी को लगे कि यह उसके बस की बात नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि अरावली का जाना सबसे पहले आम आदमी की जिंदगी को छूता है। यह हवा से शुरू होता है, पानी पर जाता है और अंत में इंसान के स्वास्थ्य, रोजगार और भविष्य तक पहुंचता है।
और जब तक यह समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अरावली पर्वतमाला उत्तर भारत के लिए सिर्फ एक भौगोलिक रेखा नहीं है, यह एक प्राकृतिक तंत्र है जो हवा की दिशा, तापमान की तीव्रता और नमी के संतुलन को नियंत्रित करता है। यह वही ढाल है जो थार के रेगिस्तान और घनी आबादी वाले इलाकों के बीच खड़ी रहती है। इसे कमजोर करना मतलब प्रकृति के उस संतुलन को तोड़ना जिसे बनाने में हजारों साल लगे। सबसे पहले बात हवा की। उत्तर भारत की हवा का स्वभाव अरावली से तय होता है। यह पहाड़ गर्म हवाओं की रफ्तार को तोड़ता है, धूल को रोकता है और वातावरण में एक प्राकृतिक फिल्टर का काम करता है। जब अरावली काटी जाती है, जब उसके जंगल साफ किए जाते हैं तो हवा बिना किसी अवरोध के दौड़ने लगती है। नतीजा यह होता है कि गर्मी लंबी हो जाती है और लू ज्यादा जानलेवा हो जाती है और सांस लेना कठिन हो जाता है। दिल्ली एनसीआर में हर साल तापमान के नए रिकॉर्ड बनते हैं। इसे अक्सर वैश्विक जलवायु परिवर्तन का नतीजा बताकर टाल दिया जाता है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक प्रक्रिया है, लेकिन उसके असर को स्थानीय स्तर पर कई गुना बढ़ाने का काम स्थानीय पर्यावरणीय विनाश करता है। जब आपके आसपास के पहाड़ और जंगल खत्म हो जाते हैं तो शहर किसी भट्ठी की तरह बन जाता है। कंक्रीट गर्मी को पकड़ लेता है और ठंडा करने वाला कोई प्राकृतिक तंत्र बचता नहीं। अब पानी की कहानी समझिए। अरावली की चट्टानें और जंगल बारिश के पानी को धीरे धीरे सोखकर जमीन के भीतर भेजते हैं। यही प्रक्रिया भूजल रिचार्ज कहलाती है। यही वजह है कि अरावली क्षेत्र लंबे समय तक पानीदार रहा, लेकिन जब पहाड़ को खोखला किया जाता है, जब खनन से उसकी परतें तोड़ दी जाती हैं, तो पानी रुकता नहीं, वह बहकर चला जाता है। बारिश कम नहीं होती, लेकिन उसका फायदा खत्म हो जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि पानी की कमी प्राकृतिक है। सच्चाई यह है कि पानी की कमी प्राकृतिक कम और नीतिगत ज्यादा है। जब पहाड़ कटता है तो कुएं सूखते हैं, जब कुएं सूखते हैं तो बोरिंग होती है, जब बोरिंग असफल होती है तो टैंकर आते हैं, जब टैंकर आते हैं तो पानी का व्यापार बन जाता है। और यह पूरा चक्र अरावली के कमजोर होने से ही जुड़ा है। गांवों में इसका असर सबसे पहले दिखता है। किसान कहते हैं कि पहले जो कुएं साल भर चलते थे अब 2-3 महीने में सूख जाते हैं। पहले जो फसल बारिश पर निर्भर नहीं थी अब वह भी असुरक्षित हो गई है। लेकिन इन शिकायतों को विकास की कीमत कहकर खारिज कर दिया जाता है। यह वही कीमत है जो हमेशा गरीब और ग्रामीण चुकाते हैं। रेगिस्तान की बात अक्सर अतिशयोक्त लगती है, लेकिन यह भूगोल है, डरने डराने की कहानी नहीं। अरावली थार के विस्तार को रोकने वाली आखिरी बड़ी प्राकृतिक दीवार है। इसे कमजोर करना मतलब रेत और धूल को खुला निमंत्रण देना है। धूल भरी आंधियां, मिट्टी का कटाव, फसलों का नुकसान, यह सब उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। उत्तर भारत में बढ़ती धूल और खराब होती मिट्टी कोई संयोग नहीं है। जैव विविधता का नुकसान सबसे खामोश होता है। अरावली में सैकड़ों प्रकार के पेड़ पौधे, जानवर और पक्षी पाए जाते हैं। यह पूरा तंत्र एक दूसरे पर निर्भर है। जब जंगल कटता है तो सिर्फ पेड़ नहीं गिरते, कीड़े मकोड़े, पक्षी, छोटे जानवर, सबका जीवन चक्र टूटता है। और जब यह चक्र टूटता है तो बीमारियां बढ़ती है, खेती प्रभावित होती है और इंसानी जीवन अस्थिर होता है। शहरों में इसका असर अलग अलग रूप से दिखता है। गर्मी बढ़ती है, बिजली की खपत बढ़ती है, पानी की मांग बढ़ती है, फिर सरकार कहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन वह यह नहीं बताती कि इस दबाव की जड़ में वही फैसले हैं जिनमें प्रकृति को नजरअंदाज किया गया। स्वास्थ्य पर इसका असर धीरे धीरे सामने आता है। सांस की बीमारियां बढ़ती हैं, हीट स्ट्रोक आम हो जाते हैं, पानी की कमी से संक्रमण फैलते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के आंकड़ों में यह सब अलग अलग दिखता है। यह कोई नहीं जोड़ता कि इन सब का कारण एक है, पर्यावरण का विनाश। अरावली के कमजोर होने का एक सामाजिक असर भी है जिस पर कम बात होती है। जब गांवों में पानी और रोजगार खत्म होता है तो लोग शहरों की ओर जाते हैं और यह पलायन स्वैच्छिक नहीं होता, मजबूरीगत होता है। फिर वही लोग शहरों में सस्ते मजदूर बनते हैं, झुग्गियों में रहते हैं और शहरी समस्याओं का हिस्सा कहलाते हैं। सरकार तब यह कहती है कि शहरीकरण की समस्या बढ़ रही है, लेकिन वह यह नहीं बताती कि गांवों को रहने लायक आखिर क्यों नहीं छोड़ा गया। यह पूरा परिदृश्य बताता है कि अरावली का विनाश सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह सामाजिक न्याय का मुद्दा है, यह स्वास्थ्य का मुद्दा है, यह अर्थव्यवस्था का मुद्दा है। लेकिन जब इन सबको अलग अलग देखा जाता है तो तस्वीर धुंधली हो जाती है। यहाँ मीडिया की भूमिका भी सवालों के घेरे में आती है। अरावली के नुकसान की कहानी धीमी है, इसमें कोई एक दिन की बड़ी घटना नहीं है और धीमी कहानियां टीवी पर जगह नहीं बना पाती। इसलिए हम कभी गर्मी पर बहस करते हैं, कभी पानी पर, कभी प्रदूषण पर, लेकिन यह नहीं जोड़ते कि इन सब की जड़ एक ही जगह हो सकती है,
अरावली का जाना एक श्रृंखला शुरू करता है, हवा बिगड़ती है, पानी घटता है, खेती मरती है, स्वास्थ्य गिरता है और समाज असंतुलित होता है। यह कोई भविष्य की कहानी नहीं है, यह अभी हो रहा है और जो हो रहा है वह हमें चेतावनी दे रहा है। किसी भी लोकतंत्र की असली परीक्षा चुनाव नहीं होते। असली परीक्षा वह समय होता है जब सत्ता ऐसे फैसले लेती है जिनका असर तुरंत तो नहीं दिखता, लेकिन आने वाली पीढ़ियों की पूरी जिंदगी तय कर देता है। अरावली का मामला ठीक वैसा ही है। यह कोई आज की हेडलाइन नहीं है, यह कोई आज का आंदोलन नहीं है, यह वह फैसला है जिसके नतीजे 20-30 साल बाद पूरी ताकत के साथ सामने आएंगे और तब शायद पूछने वाला कोई नहीं बचेगा कि यह सब आखिर हुआ कैसे। अरावली पर्वतमाला को खत्म करने की कहानी सिर्फ पर्यावरणीय कहानी नहीं है, यह सत्ता की सोच की कहानी है। यह उस विकास मॉडल की कहानी है जिसमें प्रकृति को बाधा माना जाता है और सवाल पूछने वालों को रुकावट। यह उस सिस्टम की कहानी है जहां नीति जनता के लिए नहीं बल्कि परियोजनाओं के लिए बनाई जाती है। सरकार बार बार कहती है कि वह विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रही है। यह सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि संतुलन की भाषा अक्सर विनाश को ढकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब पहाड़ कट रहा होता है तब कहा जाता है कि थोड़ा सा ही कटेगा। जब जंगल साफ किया जाता है तो कहा जाता है कहीं और पेड़ लगा देंगे। और जब पानी सूखता है तो कहा जाता है टेक्नोलॉजी समाधान दे देगी। यह सब आश्वासन भविष्य को दिए जाते हैं, लेकिन भविष्य से कभी पूछा नहीं जाता। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार को यह नैतिक अधिकार है कि वह आने वाली पीढ़ियों की तरफ से फैसला कर ले? क्या संविधान ने सत्ता को यह ताकत दी है कि वह हवा, पानी और जमीन को सिर्फ आर्थिक संसाधन मानकर बेच दे? सरकार अक्सर यह तर्क देती है कि सब कुछ कानून के दायरे में हो रहा है, लेकिन यह दायरा आखिर खींचा किसने? जब कानूनों को बदला जाता है, जब पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया को आसान किया जाता है, जब जन सुनवाई को औपचारिकता बना दिया जाता है, तब कानून न्याय का औजार नहीं रह जाता, वह सिर्फ सत्ता की सुविधा बन जाता है। यहाँ एक बुनियादी बात समझनी जरूरी है कि लोकतंत्र सिर्फ बहुमत का शासन नहीं होता। लोकतंत्र अल्पसंख्यक आवाजों की सुरक्षा भी है और प्रकृति सबसे बड़ी अल्पसंख्यक है, क्योंकि उसकी कोई आवाज नहीं होती। अरावली अदालत में खड़ी होकर बयान नहीं दे सकती, जंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, नदी ट्वीट नहीं कर सकती, इसलिए लोकतंत्र की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लेकिन अरावली के मामले में यह जिम्मेदारी छोड़ दी गई लगती है। सवाल सीधे हैं, लेकिन उनके जवाब सत्ता के पास नहीं। क्या विकास का मतलब यह है कि हम पहले प्रकृति को नष्ट करें और बाद में उसके विकल्प बेचें? क्या यह स्वीकार है कि पहाड़ को काटकर बनाई गई इमारतों को भविष्य के नींव कहा जाए? क्या यह विकास है कि पहले पानी खत्म किया जाए और फिर बोतल बंद पानी को समाधान बताया जाए? सरकार की चुप्पी उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी समाज की चुप्पी, क्योंकि सरकार को अपना हित देखना होता है। समाज अगर चुप हो जाए तो समझिए कि फैसला स्थायी हो गया। अरावली के मामले में यही हो रहा है। कुछ पर्यावरण कार्यकर्ता आवाज उठाते हैं, कुछ रिपोर्टें आती हैं, कुछ अदालतों में याचिकाएं जाती हैं, लेकिन समाज के बड़े हिस्से तक यह सवाल पहुंचता ही नहीं, क्योंकि यह रोजमर्रा की राजनीति का हिस्सा नहीं बन पाया। मीडिया की भूमिका यहाँ सबसे ज्यादा कटघरे में खड़ी होती है। अरावली की कहानी धीमी है, इसमें कोई एक दिन की सनसनी नहीं है या कोई ऐसा वीडियो नहीं है जो तुरंत वायरल हो जाए। यह सालों में होने वाला एक विनाश है और धीमे विनाश की कहानी मीडिया के बिजनेस मॉडल में फिट नहीं बैठती। इसलिए स्टूडियो में बहस नहीं होती, ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं होती और दर्शक को यह एहसास नहीं होता कि उसके आसपास क्या बदला जा रहा है। जब मीडिया चुप रहता है तब सत्ता को सुविधा मिलती है, और जब सत्ता को सुविधा मिलती है तब तेजी से फैसले होते हैं। अरावली के मामले में यही हुआ। एक एक करके नोटिफिकेशन आए, परिभाषाएं बदली, सीमाएं खिसकाई, और जब तक समाज को एहसास हुआ तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। अब सवाल यह नहीं कि क्या सब कुछ खत्म हो चुका है। जवाब सीधा नहीं है, कुछ हिस्सा बचा है, कुछ लड़ाइयां अभी चल रही हैं, कुछ अदालतें अभी सवाल पूछ रही हैं, लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं है, यह उस सोच के खिलाफ है जो विकास को सिर्फ कंक्रीट और मुनाफे में देखती है। यहाँ एक और असहज करने वाला सवाल उठता है, हम खुद कितने जिम्मेदार हैं? जब हम फार्म हाउस को स्टेटस सिंबल मान लेते हैं, जब हम पहाड़ काटकर बने रिसोर्ट में छुट्टी मनाते हैं, जब हम प्रकृति को उपभोग की चीज मानते हैं, तब हम भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। अरावली सिर्फ सरकार से नहीं कट रही, वह हमारी इच्छाओं से भी कट रही है। लेकिन फिर भी जिम्मेदारी सबसे पहले सत्ता की है, क्योंकि सत्ता के पास निर्णय करने की ताकत होती है।
और निर्णय अगर गलत दिशा में चला जाए तो उसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है। अरावली का मामला इस बात का उदाहरण है कि कैसे काल्पनिक लाभ के लिए दीर्घकालिक नुकसान को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब जरा आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचिए कि वे हमसे क्या पूछेंगी। क्या वे पूछेंगे कि आपने इतनी गर्मी क्यों छोड़ी? क्या वे पूछेंगे कि पानी इतना महंगा क्यों है? या वे यह पूछेंगी कि जब पहाड़ कट रहा था तो आप क्या कर रहे थे? हम शायद कहेंगे हमें नहीं पता, लेकिन यह सच नहीं होगा। हमें पता था, रिपोर्टें थी, चेतावनियां भी थी, लेख भी थे, बस हमने ध्यान नहीं दिया। यह उसी ध्यान की मांग है, यह किसी पार्टी के खिलाफ भाषण नहीं। यह सत्ता की मानसिकता पर सवाल है, वह मानसिकता जो प्रकृति को खर्च मानती है, वह मानसिकता जो भविष्य को आज के बजट में तौलती है। अरावली अगर बची तो यह सिर्फ एक पहाड़ का बचना नहीं होगा, यह इस बात का सबूत होगा कि यह समाज अभी पूरी तरह संवेदनहीन नहीं हुआ। लेकिन अगर यह पहाड़ गया तो यह सिर्फ पर्यावरण की हार नहीं होगी, यह लोकतंत्र की भी हार होगी, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सरकार चुनना नहीं, लोकतंत्र का मतलब भविष्य की रक्षा करना भी है। इसलिए यह सवाल अभी भी जिंदा है, अरावली अभी भी खड़ी है, कमजोर है लेकिन मौजूद है। और जब तक मौजूद है तब तक सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पहाड़ एक बार गिर गए तो वापस नहीं आते, और उनके साथ जो जाता है वह सिर्फ पत्थर नहीं होता, वह होता है भविष्य। तो मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहें यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।